Hello students, I hope you all are doing good at your places. Today I am here with the next topic which is electrolysis. अब ये जो word है electrolysis, it is a combination of two words, electro and lysis. Electro word आया electricity से और lysis word आया breaking से. यानी कि अगर आप किसी भी चीज़ को break करते हैं using electricity, then this is called as electrolysis. अब आपने पढ़ा हुआ +1 में भी कि electrolysis के लिए हमको क्या क्या चाहिए. This consists of one electrolytic tank. This is electrolyte. ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं which are connected to the battery such that जो बड़ा वाला टर्मिनल होगा this is called as positive terminal, ये जो छोटा टर्मिनल है this is called as negative terminal. So ये जो positive terminal है this is connected with this electron and hence this electron will become anode and this negative वाला electron will become cathode. Now what happens during electrolysis? See जब हम ये टॉपिक पढ़ते हैं तो आपको इसमें पता क्या होना चाहिए कि what is the basic meaning of electrolysis और what is the process of this electrolysis. कौन कौन से लॉज हैं जो इस प्रोसेस को गवर्न करते हैं राइट और इसके अकॉर्डिंग कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो है वो निकल के आते हैं आपके पास. सो विल डिस्कस ऑल दिस वन बाय वन इन अ वेरी कोहेसिव मैनर. तो एक के बाद एक हम इसको डिस्कस करेंगे. तो अगर मैं इस सेटअप को देखूँ तो इस सेटअप में मुझे ये पता चल रहा है कि जब मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करूँगी तो ये जो मेरा इलेक्ट्रोलाइट है विच इज़ अ बाइंडिंग इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के बाद ये ब्रेक करेगा टू इट्स आयंस विच इज़ ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव. Now you very well know कि because of electrostatic attractions, electrostatic forces की वजह से जो cation है, it will start moving towards the negative terminal, that is towards cathode, and जो anions will start moving towards towards positive terminal, which is anode. जिसको learn करने का तरीका क्या है? Cat common. तो cation will move towards cathode and N common, that is anion will move towards anode. तो होगा क्या कि cathode पे कौन जाएगा देखो? कैथोड पे कौन सा चार्ज है? कैथोड पे है नेगेटिव चार्ज. सो ऑब्वियसली केटायन विल मूव टुवर्ड्स कैथोड. तो केटायन जब कैथोड पे जाएगा, आप लोगों ने पढ़ा है यू हैव दिस नॉलेज कि कैथोड पे रिडक्शन होती है. रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पे दिस विल गेन वन इलेक्ट्रॉन एंड दिस विल बिकम लेट्स से सॉलिड. इट विल गेट न्यूट्रलाइज्ड राइट. और एनोड पे क्या होता है? एनोड पे होगी ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो जो मेरा बी नेगेटिव है वो एनोड पे जाके ये बन जाएगा. लेट्स से दिस इज सॉलिड और गैस व्हाटएवर इज इट. इज इट ओके? तो यहाँ से हमको एक चीज पता चल गई कि दोनों केसेस में कोई ना कोई सब्सटेंस विल गेट डिपॉजिटेड राइट. कैथोड पे भी कुछ डिपॉजिट होगा और एनोड पे भी कुछ डिपॉजिट होगा. अब ये सब्सटेंस कितना डिपॉजिट होगा, व्हाट विल बी द वेट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड, या ये जो सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है इसका वेट कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा. इसके लिए हमारे पास लॉज आते हैं विच आर कॉल्ड एज फैराडेज लॉज राइट. तो इसलिए हमको फैराडे लॉ की जरूरत पड़ी कि हमको ये पता करना था कि कोई भी इलेक्ट्रोड पे जो सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है उसका कितना वेट डिपॉजिट हो रहा है और उस वेट का क्या रिलेशन है. अगर मैं अमाउंट ऑफ करंट जो है उसको चेंज करूं तो उससे वो फैक्टर कैसे इफेक्ट करेगा इस वेट ऑफ सब्सटेंस को. ऑलराइट. सो अब कितना डिपॉजिट होगा और कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, इसके लिए वी हैव टू स्टडी द लॉ व्हिच इज कॉल्ड एज फैराडेज लॉ राइट. अब फैराडेज के दो लॉ है बेसिकली. फैराडेज लॉस. अब बेसिकली वी हैव टू लॉस. पहला है फर्स्ट लॉ. अब फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या है? दिस इज वेरी ऑब्वियस एंड जनरल स्टेटमेंट कि अगर मान लीजिए मैं बोलूं कि मैंने 1 एम्पियर करंट पास करा और उससे सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है लेट्स से 2 ग्राम. तो ऑब्वियस ये चीज़ है कि अगर आप अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर आप अमाउंट ऑफ करंट बढ़ा देंगे तो जो वेट डिपॉजिट होगा वो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा राइट. इसका मतलब जो वेट ऑफ एनी सब्सटेंस विच गेट्स डिपॉजिटेड एट एन इलेक्ट्रॉन, उसको मैं अगर W से रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो ये जो मेरा वेट डिपॉजिट होगा किसी भी सब्सटेंस का किसी भी इलेक्ट्रोड पे, दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ट. खुद सोचो, चार्ज का मतलब अगर आप करंट बढ़ा दोगे तो भी वेट डिपॉजिट बढ़ेगा. अगर आप टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दोगे, मान लो आप 1 एम्पियर करंट ही दे रहे हो लेकिन आप पहले 2 घंटे के लिए पास कर रहे थे, अब आप वही करंट को 4 घंटे के लिए पास कर रहे हैं राइट. तो ऑब्वियसली जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट है, जो वेट डिपॉजिट है, इट विल इंक्रीज. सो ये कंफर्म है कि W विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q एंड यू हैव लर्न दिस इन फिजिक्स कि Q इज इक्वल टू IT. सो इसका ना W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT वेयर I इज योर करंट. इट हैज टू बी इन एम्पियर्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. टाइम हैज टू बी इन सेकेंड्स. अब क्योंकि ये मेरे पास प्रोपोर्शनैलिटी है तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए मुझे एक कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा
which is called as Z, that is electrochemical equivalent. इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ECE. अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है ये समझते हैं. Z को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं एज इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500. राइट. अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? मैंने आपको पहले बताया है कि इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर. 96500 कहाँ से आया ये भी आपको बता दिया है मैंने नॉनस्ट इक्वेशन में कि 1 फैराडे है ये, राइट, विच इज इक्वल टू 96500 कूलम्स. तो दिस मीन्स कि ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द इक्विवेलेंट वेट, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. तो जो फर्स्ट लॉ का एक्सप्रेशन बना मेरे पास वो क्या बना? Z विल बी E, इक्विवेलेंट वेट को मैं E से लिख लूँ, by 96500 into I into T, such that I is current, it has to be in amperes, T is time, it has to be in seconds, E is equivalent weight, right? So this is all about the first law, which is very much generalized. अब second law की जरूरत हमें कहाँ पड़ती है? Second law की जरूरत हमें यहाँ पड़ती है अगर मान लीजिए आपको relative ratio निकालनी है. कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपके पास 2 टैंक्स है, सपोज इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक. एक टैंक में आपके पास NaCl है और एक टैंक में आपके पास MgSO4 है, और आपने इन दोनों सेल्स को कनेक्ट करा है सीरीज में. अगर मैं बात करूँ सीरीज में, इस तरफ द अमाउंट ऑफ चार्ज जो दोनों में पास हो रहा है दैट इज सेम. आपने पढ़ा है फिजिक्स में, व्हेन द सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज तो द अमाउंट ऑफ चार्ज इज सेम इन बोथ द सेल्स, है ना. अब अगर मुझे ये निकालना है कि सोडियम का कितना वेट डिपॉजिट होगा कैथोड पे सपोज, और मैग्नीशियम का कितना वेट डिपॉजिट होगा कैथोड पे, तो वो किस रेशियो में आएंगे या उनके वेट्स के बीच में क्या रिलेशन रहेगा, देन आई हैव दिस नीड ऑफ सेकेंड लॉ. तो याद रखना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, दिस विल हेल्प यू इन न्यूमेरिकल्स आल्सो. 90% न्यूमेरिकल्स में आप फर्स्ट लॉ ही लगाते हैं, W इज इक्वल टू ZIT. सिर्फ सेकेंड लॉ कब लगेगा? जब आपको ये बताया जाए कि सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज और आपको ये बोला जाए द सेम अमाउंट ऑफ चार्जेस पास, तब आप यूज करते हैं कौन सा लॉ? सेकेंड लॉ. तो सिंपल है, सेकेंड लॉ इज डिराइव फ्रॉम फर्स्ट लॉ ओनली. कैसे? आपने कहा था W इज इक्वल टू ZIT ऑब्वियसली. तो मान लीजिए फर्स्ट का वेट है W1, तो इट विल बी W1 Z1 इंटू IT. W2 क्या होगा बोलो? Z2 इंटू IT. अब यहाँ मैंने IT और IT को सेम रखा है. क्यों सेम रखा है? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, द सेल्स आर कनेक्टेड इन व्हाट? दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. सीरीज का अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड इज सेम. So now if I try to find W1 by W2, this will come out to be what? Z1 by Z2. और अगर मैं Z को elaborate करूँ, this will be equivalent weight by 96500 upon equivalent weight by 96500. तो यहाँ से बोलो क्या आ जाएगा? W1 by W2 will be equal to Z1 by Z2 is equal to E1 by E2. So here comes the statement of second law. यहाँ से second law की statement आ रही है. आप गैस कर सकते हो क्या स्टेटमेंट होगी? तो इसकी स्टेटमेंट ये होगी कि इफ द सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज such that same amount of charge is passed, then the ratio of their weights will be directly proportional to their electrochemical equivalents, or you can say they will be directly proportional to their equivalent weights, right? So these are the two laws which are called as Faraday's laws. और ये जो दो laws हैं ये आपके पूरे इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस को गवर्न करते हैं. ऑलराइट. So once you are clear with this theory part कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, कौन से लॉज इसको गवर्न करते हैं, लेट्स कम टू इट्स एप्लीकेशन पार्ट कि आपको इसके बेसिस पे कौन कौन से न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं. सो फैराडेज लॉ में जो फर्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल आपको पूछा जा रहा है, टाइप 1, दैट इज सपोज आपको आया कि कैलकुलेट नंबर ऑफ फैराडेज रिक्वायर्ड टू लेट्स से डिपॉजिट 1 mole of let's say Ag from AgCl, right? And second लिख लेते हैं 1 mole of let's say copper from copper sulfate. These are the common type of numericals which we will observe during objective questions. Alright? तो इसका solution बहुत आसान है. These are the simplest type of questions जो आपके पास अवेलेबल है. आपको सीधा निकालना है नंबर ऑफ फैराडेज. तो कुछ नहीं करना, आपको साफ बोला गया आपको सिल्वर डिपॉजिट कराना है AgCl से. तो मतलब मेरे काम की जो चीज़ है वो सिल्वर है, तो निकाल लेते हैं. AgCl को तोड़ दो, इलेक्ट्रोलिसिस होगी, आप सबको पता है. तो ये किस में टूटेगा बोलो? Ag पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव.
अब मेरे काम का इसमें से सिर्फ ये आयन है विच इज केटायन। तो केटायन हमेशा कहाँ मूव करता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, इट विल मूव टुवर्ड्स कैथोड। तो इसका मतलब जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा कि Ag विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Ag। ये जो आयन है ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके सिल्वर डिपॉजिट करा देगा। अब इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसका ये 1 मोल ले रही हूँ तो इसका भी कितना बन रहा है 1 मोल, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं वो भी कितने हो रहे हैं 1 मोल। अब मैंने नर्न्स के क्वेश्चन में बताया था कि इसका मतलब यहाँ पे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी यूज्ड, तो कितना चार्ज यूज होगा, तो दिस विल बी बोलो कितना 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो चार्ज यूज होगा वो कितना होगा, बोलो 1 फैराडे। Why 1 Faraday? We have already discussed this in previous videos कि 1 Faraday means charge on 1 mole of electron। तो क्योंकि इसके 1 मोल को डिपॉजिट कराने के लिए मुझे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, इसका मतलब जो मुझे चार्ज चाहिए होगा वो कितना चाहिए होगा 1 फैराडे। अब अगर तुम्हें ये क्लियर है, नाउ यू कैन इजीली सॉल्व दिस सेकंड पार्ट। तो थोड़ा आइडिया है ना कैसे करेंगे, तो बताइए कॉपर सल्फेट को हम कैसे डिसोसिएट कर सकते हैं। दिस विल बी Cu+2 प्लस SO4 2 नेगेटिव। अब ये जो Cu+2 है, मुझे Cu+2 नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए कॉपर। तो अब आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर होंगे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है दिस विल बी 2, राइट। तो इसका यहाँ पे कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए 2, तो कितना चार्ज चाहिए होगा 2 फैराडेज। इज इट ओके? सो दिस इज टाइप 1 जिस पे आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। दिस इज वेरी सिंपल, यू कैन डू इट, राइट। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं टाइप 2 पे। आई होप दिस इज क्लियर। टाइप 2 पे लेट्स से क्वेश्चन जो है वो ग्राम्स की फॉर्म में आ गया कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ फैराडेज व्हिच इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट लेट्स से 46 grams of sodium from NaCl। क्वेश्चन मोर और लेस सेम ही है, सिर्फ फर्क ये है कि पहले आपको मोल्स की फॉर्म में पूछा गया था, अब आपको वेट की फॉर्म में पूछ लिया गया है। तो कर लेते हैं। मुझे NaCl से क्या चाहिए सोडियम, तोड़ लो NaCl को, बोलो क्या लिखेंगे, दिस विल बी Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो जो कैथोड है, कैथोड पे रिएक्शन क्या होगा, कैथोड पे रिएक्शन होगा Na पॉजिटिव, सेम मुझे क्या चाहिए बोलो Na, तो इसके लिए मुझे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ेगा। दिस मीन्स अगर आई वॉन्ट टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ सोडियम, तो 1 मोल ऑफ सोडियम के लिए यहाँ जो मुझे चार्ज चाहिए वो 1 फैराडे चाहिए, यू कैन वेरी वेल सी, राइट। 1 मोल का मतलब हाउ मेनी ग्राम्स 23 ग्राम्स, राइट। तो अब आप सिंपल ऐसे ही कर सकते हैं इसको कि फॉर 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम जो चार्ज रिक्वायर्ड है वो कितना है बोलो 1 फैराडे। सो फॉर 46 grams of sodium charge required will be 1 by 23 into 46, that is 2 farad, right? So this is one way. Second way can be कि आप यहीं से 46 ग्राम ऑफ सोडियम से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला लगा के, तो वहाँ से 2 मोल्स आ जाएंगे। फिर भी आप यूनिटरी मेथड लगा के सॉल्व कर सकते हैं, आंसर विल कम आउट द सेम। ऑलराइट, आई जस्ट होप कि आपको ये 2 टाइप्स क्लियर हैं जिस तरीके के आपको क्वेश्चंस इसमें आएंगे। So these are the 2 types which you will come across using direct formulas and using this method. Alright. अब जो थर्ड है टाइप वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा, दिस इज कॉमनली आस्क्ड टाइप। ऑब्जेक्टिव्स में कॉमनली ये पूछा जाता है कि मान लीजिए आपके पास 3 इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, NaCl, CuSO4, AlCl। ठीक है, ये तीनों इलेक्ट्रोलाइट्स एक एक टैंक में पड़े, सच दैट दे ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। इन तीनों को आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, राइट। क्वेश्चन ये आता है कि अगर 1 फैराडे चार्ज हर केस में सप्लाई किया जाए तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मोल्स डिपॉजिटेड, किस रेशियो में मेटल के मोल्स डिपॉजिट होंगे। क्वेश्चन समझ में आया कि मान लीजिए आपके पास 3 इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक्स हैं, तीनों में अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट है, NaCl, कॉपर सल्फेट, AlCl2, और तीनों को कनेक्ट करा गया है सीरीज में। आपको ये बताया गया है कि 1 फैराडे चार्ज को पास कराया गया, तो बताओ व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मोल्स डिपॉजिटेड इन ईच केस। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट करें, मतलब चार्ज सेम है, तो सिंपल है
तीन मुझे जो मेटल्स चाहिए वो कौन कौन से आएंगे इसमें से? सोडियम, राइट, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, राइट। लेकिन यहाँ जो मेरा सोडियम अवेलेबल है Na पॉजिटिव की फॉर्म में, यहाँ जो मेरा कॉपर है वो अवेलेबल है Cu+2 की फॉर्म में, और यहाँ जो मेरा एल्यूमिनियम है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है? Al+2। तो अगर मुझे ये तीनों फॉर्म्स लेके आनी है तो अब तक आप समझ रहे होंगे कि इसमें मैं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगी, इसमें मैं 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगी, और इसमें मैं 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगी। तो इसका मतलब क्या है कि इफ आई वांट टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ सोडियम, तो जो मुझे चार्ज रिक्वायर्ड है इस केस में, Q जो रिक्वायर्ड है दैट इज 1 फेरेडे। वो कितना है? 1 फेरेडे। इस केस में क्योंकि 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 मोल, तो इस केस में जो चार्ज रिक्वायर्ड है दिस इज 2 फेरेडे, और इस केस में जो चार्ज रिक्वायर्ड है दिस इज 3 फेरेडे। मतलब अगर मुझे इन तीनों का 1 मोल डिपॉजिट कराना है तो मुझे फर्स्ट केस में 1 फेरेडे देना पड़ेगा, सेकेंड केस में 2 फेरेडे, और थर्ड केस में 3 फेरेडे देना पड़ेगा, ऑलराइट। तो इसका मतलब सबको बोला गया है 1 फेरेडे डिपॉजिट कराना है। तो अगर 1 फेरेडे चार्ज ही दिया गया है, मतलब फर्स्ट केस में जो मोल्स डिपॉजिट होंगे वो 1 मोल होगा। 2 फेरेडे के लिए 1 मोल डिपॉजिट होता है, तो 1 फेरेडे के लिए कितने मोल्स हो जाएंगे? बोलिए 1/2, और 3 फेरेडेज के लिए कितने हो जाएंगे? 1/3। आई होप दिस इज क्लियर, दिस इज सिंपल मैथमेटिकल पार्ट। तो अगर इस रेशियो को मुझे होल नंबर्स की फॉर्म में लिखना है तो बोले मैं कैसे लिखूंगी? इट विल बी 6:3:2। So your answer for the objective will be कि जिस रेशियो में डिपॉजिट होंगे it will be 6:3:2. So these were some type of questions which you will come across using Faraday's law. Another type is very simple, which is fourth type. Directly आप फॉर्मूला लगाएंगे W is equal to ZIP, और W1/W2 is equal to E1/E2. तो सिंपल एप्लीकेशन पार्ट है, उसमें डायरेक्ट फॉर्मूलाज लगा के आप वैल्यूज पुट कर सकते हो और उसके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. So this is all about electrolysis and this is all about Faraday's law. Using these types of numericals or using this video, whatever concepts are being taught to you, you will be able to solve all the questions which are given in your NCERT or even in your objective problems. Alright? Still, in case you have any problems, you can always write me, right? Or you can always ask me. So this is all for today. I just hope that you got everything which is there in the video, and I just hope there is no problem at all. Alright? So try solving these numericals and do tell me whether you were able to solve this or not. So this is all. Thank you so much. Stay home, stay safe, and stay blessed. Thank you.